गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चौथा पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पार्ट दे रखा है आयन विनिमय। आयन विनिमय क्या होता है, आयन की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से विनिमय होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने पहले वीडियो में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे आयन विनिमय में सेकंड टाइप आपके आएगा ऋणायन विनिमय, जिसको अपन अम्लीय आयन भी कहते हैं। और धनायन विनिमय के बारे में आपने कल पढ़ा था। धनायन आयन विनिमय को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय या भाष्मीय अम्लीय मूलक या आयन को नाम से भी जाना जाता है। धनायन आयन विनिमय को क्षारीय या भाष्मीय आयन कहते हैं और ऋणायन विनिमय आयन को अम्लीय आयन मूलक कहते हैं। देखिए कल आपने देखा था आयन विनिमय की परिभाषा। आयन विनिमय किसे कहते हैं, एक बार उसको दोहरा रहे कि मृदा में उपस्थित आयनों का समजातीय आयनों द्वारा विस्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आयन विनिमय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आयन होते हैं, सजातीय आयन द्वारा आयनों का विस्थानांतरण होना आयन विनिमय कहलाता है। पॉजिटिव आयन को स्थानांतरण करता है, नेगेटिव आयन को स्थानांतरण करता है। आयन बेसिकली कब बनता है उसके बारे में कल आपको बताया था। परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत का उदासीन होता है, परंतु जब उस पर विशेष प्रकार की कोई क्रिया होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश को अपन आयन कहते हैं। अब आवेश के कारण उसमें मान लो इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया है, तब उस पे ऋणावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तब उस पे क्या आता था, धनावेश। उसके बारे में कल मैंने आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करके भी बताया था कि किस प्रकार से आयन उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु आपने देखा था आयन विनिमय के प्रकार, दो प्रकार थे, एक तो धनायन विनिमय और दूसरा था ऋणायन विनिमय। धनायन विनिमय जब मृदा में धनात्मक आयनों का ट्रांसलेशन होता है उसे धनायन विनिमयकरण कहते हैं। इस पर आधारित आपको मैंने दो उदाहरण भी देकर बताया था कि जैसे मान लो पहले से मृदा मान लो क्षारीय मृदा है, कैल्शियम युक्त मृदा है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड विलयन को अपन मिलाते हैं तो कैल्शियम आयन को वहां से हटा के उसके स्थान पे, जैसे कल मैंने आपको बताया कैल्शियम युक्त मृदा में क्या मिलाया था, कैल्शियम विलयन मिलाया था। तब आपने देखा था इसमें से दो मोल कैल्शियम के लेते हैं तो आपको क्या रिड्यूस हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड में रिड्यूस हो जाता है और पोटेशियम आयन एक्शन होके उसके स्थान पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे धनायन का स्थानांतरण हुआ है। तो इस प्रकार से अपन धनायन विनिमय का आधार एग्जांपल दो एग्जांपल किए थे, एक तो क्षारीय मृदा का और एक अम्लीय मृदा में आपने लिया था क्या, हाइड्रोजन सॉइल, उस पे ऐसे के वो को मिले जाते हैं तो इसमें से ऐसे के लवण के अम्लीय पदार्थ बाहर निकल जाता है और पोटेशियम युक्त मृदा का निर्माण होता था। तो कल आपने ये दोनों उदाहरण को विस्तार रूप से समझाया था मैंने, और आपने समझा भी होगा और आपने कर जाके जो मैटर भेजा जा रहा है उसको आपने वापस नोट्स बना के आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। अब आयन विनिमय धनायन विनिमय मृदा में किन किन के मध्य हो सकता है उस पर आधारित मैंने आपको कल तीन घटना बताई थी। एक तो मृदा में उपस्थित मृतिका व ह्यूमस दोनों आपस में एक दूसरे के आयनों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मृतिका और ह्यूमस के मध्य धनायनों का स्थानांतरण हो सकता है। दूसरा मृदा विलयन, जैसे पोटेशियम क्लोराइड विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन, ये विलयन मृदा विलयन तथा ह्यूमस या मृतिका के मध्य भी आयनों का ट्रांसलेशन हो सकता है। और तीसरा टाइप पढ़ा था आपने पेड़ पौधों की जड़ें तथा मृतिका ह्यूमस के मध्य भी धनायनों का आदान प्रदान हो सकता है। और इसके बाद में धनायन विनिमय की प्रक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, तो इसको समझाने के लिए अपन पढ़ा था कि क्या था, स्थिर विद्युत गति की सिद्धांत पर आधारित थी। क्या था कि विद्युत गति की सिद्धांत पर आधारित प्रक्रिया होती है
आयन आते हैं, दूसरे आयन को हटाते हैं, न्यूक्लियर और मिथाइल ग्रुप में कणों को आगे से आगे वहां से हटाने का प्रोसेस आपने कल वो देखा। उसके बाद में मृदा में धनायन कौन कौन से पाए जाते हैं, किनकी क्या विशेषता है और किस प्रकार से कार्य करते हैं, उस पर आधारित अपने घटना भी देखी थी। तब आपको देखने को मिला था कि मृदा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन सी मृदा में कौन से आयन पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषता, उस पर आधारित आपने टॉपिक कल पढ़ा था। आज अपना टॉपिक रहेगा ऋणायन विनिमय। मेन मुद्दा है ऋणायन विनिमय क्या है, क्या विशेषता है और मृदा में कौन कौन से ऋणायन पाए जाते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए आगे अपने शब्द को बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय क्या होता है उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। आज अपना बिंदु यही है, अपन बात कर रहे हैं ऋणायन विनिमय। ऋणायन के बारे में हमने पढ़ा था, परंतु आपके सिलेबस में चौथे पार्ट में मैक्सिमम पोर्शन किसका दे रखा है, धनायन विनिमय। आगे पढ़ोगे धनायन एक्शन कैपेसिटी और उसके बाद बेस पर आधारित ये ऋणायन वाला मैटर बहुत कम दे रखा है। ऋणायन का आपके पेपर में और छोटा सा मैटर दे रखा है, उसको आप याद रखें। देखिए ऋणायन विनिमय को क्या बोलते हैं, अम्लीय विनिमय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, अम्लीय विनिमय के नाम से भी जाना जाता है या अम्लीय विनिमय भी कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं मृदा में फास्फेट आयन के जिस अंश में फेरस या एल्यूमीनियम के यौगिक एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है, इन्होंने फास्फेट आयन के जिस अंश ने एल्यूमीनियम या आयरन इनके साथ में पहले क्या क्रिया की, एल्यूमीनियम फास्फेट या आयरन फास्फेट ऐसे यौगिक बनाए, क्रिया कर लेते हैं और यौगिक एवं सिलिकेट मृदा के कुछ यौगिक आपस में क्या करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया की। उसके स्थान पर दोनों जैसे मतलब फास्फेट एल्यूमीनियम के साथ में रिएक्शन कर सकता है या फेरस के साथ में रिएक्शन कर सकता है। उसका कुछ अंश होता है यौगिक एवं सिलिकेट मृदा के कुछ यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करके क्या बना दिया, आपने यौगिक बना दिया और उसके स्थान पर इन सभी के स्थान पर जैसे आपके पहले फास्फेट माइनस के रूप में जुड़ रखा था फेरस या एल्यूमीनियम के साथ में, उसके स्थान पर अन्य ऋणायन जैसे OH आयन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे विस्थापन को ऋणायन विनिमय कहते हैं। ये तो एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया, क्या बताया, एक उदाहरण एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि किस प्रकार से होता है। तो आप सिंपल सी परिभाषा के रूप में आप क्या बात बता सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि मृदा में उपस्थित ऋणायन युक्त यौगिक आयन युक्त यौगिक किसी अन्य ऋणायन द्वारा अपने ऋणायन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे ऋणायन विनिमय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप याद रखें। ये एक उदाहरण के रूप में आपको रिप्रेजेंट करके बताया कि फास्फेट ऋणायन के जिस अंश ने फेरस एवं एल्यूमीनियम यौगिक एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की, इनके साथ भी कर सकता है और सिलिकेट के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकता है। प्रतिक्रिया करता है कौन, फास्फेट ऋणायन है, वो इसके साथ में या उसके साथ में क्रिया करता है। क्रिया करके क्या बनाए, आपके कंपाउंड बनाए, उस फिर वापस उसकी विक्रिया करवा रहे क्लोराइड के साथ में, तो क्लोराइड उस फास्फेट केवल उसके लिए मतलब उसके स्थान मतलब फास्फेट के स्थान पर अन्य ऋणायन OH आयन आ जाता है। ऐसे विस्थापन को ऋणायन विनिमय कहते हैं। दिमाग बात है कि इसकी रिएक्शन में रिप्रेजेंट करके बताऊं तो आपको एकदम व्यवस्थित समझ में आ जाएगी, विश्वास मुझे। देखिए इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, आप देखिए। मान लीजिए मृदा में उपस्थित एल्यूमीनियम प्लस आयन के रूप में इसकी क्रिया किसके साथ में होती है, फास्फेट के साथ। इन दोनों ने आपस में क्रिया की और क्रिया करने के बाद में आपके यौगिक जनरेट क्या हो रहा है, एल्यूमीनियम फास्फेट। क्या बना, एल्यूमीनियम फास्फेट बन गया। अब एल्यूमीनियम फास्फेट ये यौगिक बन रखा है, ये यौगिक बनाए
इसकी पुनः अभिक्रिया करवाते हैं किसी अन्य यौगिक के साथ। मान लो इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं जल के साथ, किसके साथ में? जल के साथ। तो आप जानते हो जब H+ व OH- आयन ग्रुप में क्या होता है? अपघटित होता है, टूटता है। फिर जैसे ही जल के साथ में एल्यूमिनियम फास्फेट को आप डालोगे तो वो अपघटित होने के बाद में जो ये वाला कंपाउंड वो तो इसके साथ में जाकर जुड़ जाएगा और क्या बनाएंगे आप? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। प्लस जो फास्फेट था वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। क्या कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल बना देगा। तो इस प्रकार से फास्फेट को हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा क्या किया? प्रतिस्थापित किया है। किसके द्वारा? हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा फास्फेट आयनों को क्या किया? अपने में से प्रतिस्थापित किया है। इस प्रकार से अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो इसको अपन बोलते हैं ऋणायन आयन में। दिमाग बात रहेगी। अभिक्रिया को ऐसे व्यवस्था रिप्रेजेंट कर लेता हूं। पहले एक बार परिभाषा ऋणायन में क्या उसे डायरेक्ट शॉर्ट में परिभाषा बता देना कि मृदा में उपस्थित ऋणायन अन्य ऋणायन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उसे ऋणायन में कहते हैं। एग्जांपल है इसमें फास्फेट आयन जिस अंश ने फेरस एवं एल्यूमिनियम के यौगिक या सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उसके स्थान पर अन्य ऋणायन OH आयन आ जाते हैं, उस विस्थापन को ऋणायन में कहते हैं। अब ऋणायन विनिमय से मृदा सदान में भास्मीय समूह की सक्रियता बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कोई विपरीत क्रिया मतलब आपके सामने कोई भी अट्रैक्टिव पदार्थ आ जाए तो उसके साथ रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। हमेशा विपरीत प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरे पे क्या होता है? एक्टिव होते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं। जैसे बात करें धनायन ऋणायन दोनों को पास लाओगे, धनायन ऋणायन में मतलब क्या होगी? टेंडेंसी बढ़ेगी। तो वैसे वैसे अम्ल और क्षार को लाओगे तो उनकी भी क्षार की क्रियाशीलता क्या बढ़ेगी? जब जितना यह क्षारीय पदार्थ तब क्रियाशील होगा जितना अम्लीय पदार्थ जितना क्रियाशील होगा, उसके अकॉर्डिंग ये संतुलित करने के लिए उतना ये भी क्या होगा? एक्टिव होगा। तो जितना अम्लीय पदार्थ जितना आपके सक्रिय होगा उतनी क्षारीयता की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो अपन डायरेक्टली बेसिकली के ऋणायन विनिमय से मृदा सतह में भास्मीय मूलक या समूह की सक्रियता बढ़ती है। अब मृदा में ऋणायन किस प्रकार से निर्मित होते हैं? मृदा में ऋणायन किस प्रकार से निर्मित होते हैं उस पर अपन बात करते हैं। जैसे एल्कोहल ले रखा है, क्या ले रखा आपने? ये एल्कोहल है। एल्कोहल है और ये क्या है? एमीन। देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ, तब आपके क्या बन जाता है? हाइड्रोजन आयन बन जाता है और साइड प्रोडक्ट रूप में सल्फेट आयन क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा में सल्फेट आयन बने। ऐसे ऐसे एमीन की अभिक्रिया एसिड के साथ करवाई तो क्लोराइड मुक्त हो जाएगा। तो मृदा में पाए जाने वाले ऋणायन जैसे सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्रोफॉस्फेट, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आदि देखते हो ह्यूमस के रूप में अलग अलग पदार्थ में भी ऋणायन पाए जाते हैं। वो सारे मृदा में ऋणायन की कार्य मुख्य भूमिका निभाते हैं। और मृदा में सबसे अधिक मात्रा में ऋणायन आयन के रूप में सल्फेट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सल्फेट। दिमाग बात रहेगी। इस अभिक्रिया को मैं पुनः एक बार रिप्रेजेंट करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपन बात कर रहे थे क्या कि मृदा में ऋणायन आयन क्या होते हैं? मृदा में ऋणायन आयन अन्य ऋणायन द्वारा क्या होते हैं? प्रतिस्थापित होते हैं, उसे ऋणायन आयन विनिमय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको ऋणायन विनिमय क्या करना? ऋणायन विनिमय है क्या? तो क्या आप बताओगे शॉर्ट में? मृदा में उपस्थित ऋणायन अन्य ऋणायन द्वारा
होना ही ऋणायन यूनियन में कहलाता है, ऋणायन यूनियन में कहलाता है। दिमाग बात रहेगी। अब एग्जाम्पल के रूप में आपको पूरी भाषा को रिप्रेजेंट करके किस प्रकार से समझाया उसको आप देखते हो। तो उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले आप देखते हो 2 सेकंड के लिए एग्जाम्पल क्या लेकर हो रहा है कि फास्फेट आयन एल्यूमिनियम या फेरस आयन या सिलिकेट के साथ पहले प्रतिक्रिया करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, ये यौगिक बनाते हैं। मान लो फास्फेट आयन के रूप में जैसे PF3 आयन वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ या फेरस के साथ, किसी के भी साथ मान लो रिएक्शन आप करवा दी और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाओगे, एल्यूमिनियम के साथ मान लीजिए आपने रिएक्शन करवा दी। अब ये आयन आपस में रिएक्टिव करके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर एक कंपाउंड जनरेट बनाएंगे। क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। दोनों आयन आपस में क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर बनाएंगे और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपके एल्यूमिनियम फास्फेट का निर्माण करेंगे और ये मतलब कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ये मतलब कंपाउंड बन जाएगा एल्यूमिनियम फास्फेट। क्या बना, एल्यूमिनियम फास्फेट। जब एल्यूमिनियम फास्फेट जो आपने कंपाउंड मध्यम पहले से बना है, एल्यूमिनियम फास्फेट युक्त यहाँ ऋणायन है वो है अब इसके विक्रिया करवाते हैं जल के साथ। एल्यूमिनियम फास्फेट के विक्रिया करवाते हैं जल के साथ विक्रिया। तब आप देखोगे फास्फेट आयन को हटा के उसके स्थान पे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल समूह आगे जुड़ जाता है और साइड प्रोडक्ट हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो जो मृदा में किन दोनों आयनों का ट्रांसलेशन हुआ है, मृदा में फास्फेट आयन न्यूट्रलाइज हुए किसके द्वारा, OH समूह द्वारा। ये समूह आपके मतलब जुड़ते हैं और जबकि ये समूह क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण रिप्रेजेंट करके समझाया होगा। तो आपने देखा था। अब मध्यम में ऋणायन कौन कौन से पाए जाते हैं, मैंने लास्ट में बताए थे, मगर वो आपके स्क्रीन में सोने वाले को एक बार और मैं बता रहा हूँ कि मध्यम पाए जाने वाले ऋणायन मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, उन पर बात अपन कर रहे हैं। देखिए अपन देख रहे हैं मृदा में मुख्यतः ऋणायन कौन कौन से पाए जाते हैं। मृदा में सर्वाधिक मात्रा में ऋणायन पाए जाते हैं वो है आपके सल्फेट आयन और जनरली ऋणायन पाए जाते हैं सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, डायन, हाइड्रोजन फास्फेट और फास्फेट आयन, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट व यूमिक अम्ल ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब पाए जाने ऋणायन कौन कौन से, दो ऋणायन के उदाहरण दीजिए। एक नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। या मध्यम पाए जाने ऋणायन मुख्य रूप से कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, एक नंबर के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखें, तो ये आपके आयन पाए जाते हैं। और कंप्यूटर से एग्जाम पूछा जा सकता है आपको
कि मृदा में पाए जाने वाले मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा में ऋणायन पाए जाते हैं, तो वहां पे आपके ऑप्शन क्या दे दें, 4 ऑप्शन दे दें, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट। तो वहां पे सल्फेट किसको बोलना, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको कौन सा, सल्फेट आयन। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको बना के पूछा जा सकता है, जैसे मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऋणायन पाया जाता है, कंपटीशन है, कोई भी सवाल बना के दे सकता है। आप गेट बैठ के एग्जाम दोगे जेल बैठ के, तो उसमें मान लो ए ऑप्शन में दे दिया क्लोराइड, बी में सल्फेट, सी में नाइट्रेट और डी में उपयुक्त सभी। तो ऐसे ऑप्शन आपको बना के पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सल्फेट है, दिमाग बात रहेगी। तो ऐसे प्रश्न आपको कंपटीशन परीक्षा में बना के पूछे जा सकते हैं कि मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऋणायन पाया जाता है, तो आपके दिमाग बात रहे सल्फेट। और धनायन की बात आए तो धनायन सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता था, कैल्शियम आयन, कौन सा, कैल्शियम। धनायन की बात आए तो कैल्शियम आयन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने कल आपको नोट्स में बताया भी था और लिखवाया भी था, दिमाग में बात है, भूलना मत। धनायन में कैल्शियम और ऋणायन में सल्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आयन हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं, ऋणायन विनिमय में मुख्य रूप से एक पीएच पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पीएच सिस्टम पर आधारित है। जो पीएच अधिक होगा तो मतलब सारी मृदा अधिक और उसमें ऋणायन विनिमय की क्षमता क्या होगी, अधिक, और कम होगा तो उसमें ऋणायन विनिमय अम्लीय अधिक, तो उसमें ऋणायन विनिमय कम हो पाएगा। तो धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायन विनिमय होता है, मृदा में अम्लीय तत्व क्या करने काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। मृदा में अम्लीय तत्व को बढ़ाने में मुख्य भूमिका किसकी रहती है, ऋणायन विनिमय से मृदा में अम्लीयता की भूमिका बढ़ती है, दिमाग बात रहेगी। अब आगे देखते हो, उदासीन मृदा में ऋणायन मुख्यतः कौन कौन सा पाए जाते हैं, क्लोराइड है, नाइट्रेट आयन है। ये बहुत उदासीन मृदा में कम मात्रा में शोषित होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इसमें मुख्यतः कौन से होंगे, सल्फेट वल्फेट वो आयन सभी स्थान पे पाए जाते हैं। ये आपके बात दिमाग में रहने से। आगे देखते हैं, फास्फेट आयन का अधिशोषण दोनों प्रकृति की मृदा में कम होता है। दोनों प्रकृति मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की मृदा है, उसमें फास्फेट आयन का अधिशोषण नहीं होगा। जबकि आर्सेनियम सल्फाइड का अधिशोषण सबसे अधिक होता है, क्षार मृदा अम्लीय हो क्षारीय कोई भी मृदा उसमें सबसे अधिक कौन से अधिशोषण होंगे, आर्सेनियम सल्फाइड का क्या जाएगा, अधिक अधिशोषण होता है। तो ये जनरली अपन ने बात रखी तो आपको समझ में भी आया होगा, देखा भी होगा कि ये ऋणायन के बारे में कितना मैटर आपके डेर है, ऋणायन में क्या होता है, किस प्रकार का इसका रोल है, उस पर आधारित अपने डिस्कस किया। अगला अपन बिंदु लेने जा रहे हैं, धनायन विनिमय क्षमता, वो क्या है उसको अपन समझ लेंगे। देखिए उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हम जानते हैं धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, उस पर अपना टॉपिक है, सेकंड टॉपिक आता है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो आपके सीएससी का पूरा नाम क्या है, सीईसी का पूरा नाम बताइए, या सीईसी की इकाई क्या है या मात्रा क्या है, या सीईसी की परिभाषा क्या है, या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान दें, दिमाग में व्यवस्थित करना। देखिए
मध्यम की धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब शॉर्ट में बोलते हैं CEC। CEC धनायन विनिमय क्षमता को संक्षेप में CEC के नाम से जाना जाता है। ये आपके केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बिंदु आपके कई बार आप देखोगे CEC कितनी है मृदा की, तो है क्या CEC? तो CEC का मतलब आपको दिमाग में रहे कि ये मृदा में धनायन विनिमय क्षमता कितनी पाई जाती है। CEC के नाम से जाना जाता है तथा CEC का पूरा नाम है धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्शन कैपेसिटी। दिमाग बात रहेगी। अब आगे CEC इस बात का द्योतक है कि मृदा में अधिशोषित धनायन की संख्या को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? CEC इस बात को साबित करता है कि मृदा में उपस्थित धनायन की मात्रा कितनी है, उसकी संख्या को निरूपित करने के लिए इसकी विशेष भूमिका रहती है। इसके द्वारा अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब कितने पार्टिकल उपस्थित धनायन के हो सकते हैं। अब देखिए परिभाषा के रूप में आपको पूछा जाए कि CEC की परिभाषा क्या है या धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा की बात करें तो अपन क्या बताएंगे, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन या अन्य धनायन की मात्रा मृदा धनायन विनिमय कहलाती है। क्या बात हुई कि 1 किलो आपने क्या लिया, शुष्क मृदा ली, 1 केजी क्या लिया आपने, शुष्क मृदा रखी। अब कैसी है सूखी मृदा, 1 केजी आपने ले रखी। अब इसमें कितने धनायन उपस्थित वो आपको पता नहीं है, कितने धनायन उपस्थित वो आप नहीं जानते, जिसमें धनायन उपस्थित तो है परंतु कितने हैं वो आप नहीं जानते, उसकी आपके पास कोई जानकारी नहीं है। परंतु अब उसको आइडेंटिफाई करना कि इसमें धनायन उपस्थित है नहीं, तो इस पर अपन रिएक्शन करवाते हैं H+ आयन या किसी अन्य आयन के अपन क्या करवाते हैं, इस पर रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने पर जितने H+ आयन मृदा द्वारा अधिशोषित होते हैं, जितने H+ आयन मृदा द्वारा अधिशोषित होते हैं उतने ही इस मृदा में धनायन पहले से उपस्थित थे, तो वो क्या हुए, वहां से हटे और उसके स्थान पर नए धनायन जाके जुड़े। इसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मृदा में कितने धनायन उपस्थित हो सकते हैं। तो जितने मात्रा में आपके H+ आयन जुड़ेंगे मृदा में, तो वो आपको क्या बता देंगे, H+ आयन की अधिशोषित होने की मात्रा ये क्या प्रकट करती है, इतने धनायन मान लो इसमें आपके जुड़े मृदा में, तो ये पद्धति निरूपित करेगी कि मृदा में इतने धनायन विनिमय क्षमता थी। तो जनरली अपन बात दिमाग में आप रखना, मृदा धनायन विनिमय क्षमता किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन या अन्य धनायन की मात्रा ही मृदा धनायन विनिमय कहलाती है। अब बात करते हैं CEC का मात्रक इकाई क्या है, मात्रक इकाई से हो जाएगी सेंटीमोल, सेंटीमीटर मोल प्रति किलोग्राम या C मोल केजी इनवर्स के रूप में अपन निरूपित करते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट है दिमाग में मतलब क्या दे रखे हैं उसको याद रखना कि CEC का मात्रक क्या है, परिभाषा क्या है, CEC का पूरा नाम क्या है और इसकी क्या भूमिका है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आपने इसका अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर अपना आगे मैटर को बढ़ाते हैं। देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं आप। देखिए आगे फिर बात कर रहे थे कि मृदा में जितनी CEC की मात्रा अधिक होगी, जितनी मृदा में धनायन अधिशोषित की मात्रा अधिक होगी, उतनी उसमें H+ आयन या अन्य धनायन को अधिशोषित करने की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। मृदा में जितनी CEC की मात्रा अधिक होगी उतने H+ आयन को अधिशोषित करने की दर बढ़ती है।
और इसका आपको ऐसे ही मात्रक या डायरेक्ट मात्रक या इसकी एक ही पूछें तो आपकी क्या हो जाएगी, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के रूप में आप दिमाग में रखना। इसके आगे जस्ट अपन देखेंगे वो आपके आएंगे कि अलग अलग पादपों में इसकी मात्रा कितनी होती है और इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसको अपन विस्तार रूप से अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक कई बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गायत्री यूट्यूब विद्या मंदिर स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करके आगे से आगे सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, घर पे रह के अच्छी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए, जो डाउट हो उसको आप वापस रिवाइज करवाइए ताकि उस पर डिस्कस करके वापस उसका सॉल्यूशन अपन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।